हेलो एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 10th का एनसीईआरटी जो बुक है पुराना वाला उसको हम पूरा पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम समझाने का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। तो एक रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आप फास्ट करके या 2x स्पीड में भी देख सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो चलिए हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर है 10 है, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पहले हम समाप्त करते हैं, उसके बाद जब टॉपिक अगला आएगा प्रकाश का अपवर्तन तो उसको पढ़ते हुए हम आगे निकलेंगे। तो कह रहा है, देखिए कि कह रहा है कि प्रकाश एक सरल रेखा में रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। कहने का प्रतीत होने का मतलब होता है हम फील करते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, जब तक उसको कोई अवरुद्ध ना आ जाए, जब तक कोई उसको मतलब क्या कहता है रुकावट नहीं करता है उससे, तब तक वो क्या करता है सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ कोई अवरुद्ध उसमें आता ही नहीं है, फोटोन वहाँ होता ही नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष क्या होता है, ब्लैक दिखाई देता है। अब वायुमंडल में आते हैं तो बहुत सारे फोटोन वहाँ उड़ते रहता है, तो वहाँ बहुत सारे फोटोन से टकरा कर इधर तितर बितर हो जाना वो प्रकीर्णन की घटना होती है। और प्रकाश जो आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है, वो किसकी घटना के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आगे हम चर्चा करेंगे वो सब बातें को। तो पहले हम चलिए ये इधर उधर की बातें हम चलाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसीलिए हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर का बातें जो है वो समझाने योग्य होगा तो हम समझा देंगे। चलिए, तो कह रहा है प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है अगला पॉइंट में कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों में मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस प्रभाव को प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। यहाँ आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा, ऑप्शन में कहता है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है और प्रकाश का प्रकीर्णन है। पहले हम छोटा सा इस बात को हम अब समझा दें आपको, पहले कॉपी पे समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए कहता है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। देखिए विवर्तन क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है, हम एक चीज को बोल रहे थे प्रकीर्णन क्या होता है। देखो प्रकीर्णन क्या होता है, कहने का मतलब होता है, विवर्तन का मतलब होता है कोई एक छोटा सा कण आया और इससे प्रकाश आ रही है और एक निश्चित दिशा में इधर मुड़ गया, ठीक है, इधर मुड़ गया, कोई निश्चित दिशा में चला गया, इसको हम कहेंगे विवर्तन। बात समझ में आया। लेकिन अब मान लो कि ये फोटोन उड़ रहा है यहाँ बहुत सारा, अब ये आया इधर गया इधर गया इधर गया और बहुत सारे तितर बितर हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन कर रही है, एक निश्चित दिशा में मुड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है प्रकाश को तरंग के रूप में भी माना जाता है। प्रकाश को किस रूप में माना जाता है, तरंग के रूप में भी माना जाता है। अगला कह रहा है प्रकाश के कण संबंधित गुणों तथा तरंग प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। देखिए सामंजस्य कहने का मतलब होता है कि प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है, तो ये दोनों में मतभेद हो गया कि प्रकाश कण है या प्रकाश एक तरंग है। तो कहता है कि जो न्यूटन साहब, जो वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन, वो बोले थे कि प्रकाश एक छोटे छोटे कण यानी बंडल के रूप में देखने के लिए मिलता है। लेकिन वही हाइगेंस थे, वो बोले कि प्रकाश एक प्रकार के तरंग है। ठीक है, और एक आइंस्टीन वैज्ञानिक है, वो बोले थे कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के दो नियम होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण तो सभी एक ही तल पे होते हैं। जैसे आपको दिखा दें, यहीं पे छोटा सा फिगर बना हुआ है, तो यहीं से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि ये मान लो कि ये क्या है, एक
वो पारदर्शी वस्तु है। अब ये आपतित किरण है, ये क्या है आपतित किरण। अब ये जैसे ही टकराया ये परावर्तित हो गया, ठीक है। तो आपतित किरण भी एक बिंदु पे है, परावर्तित किरण भी एक बिंदु पे है और नॉर्मल भी, तीनों क्या है एक ही बिंदु पे है। तो ये एक दूसरा घटना हो गया और इसी को हम बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं हम एंगल आर। ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, कहता है कि मान लो कि परावर्तन और आपतित किरण के बीच का कोण मान लो कि 70 डिग्री है, तो बताइए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल होता है ये परपेंडिकुलर होता है। अब ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो यहाँ से यहाँ तक की यानी आपतित किरण और परावर्तित जो परावर्तन है इससे यानी वो अपारदर्शी जो वस्तु है इसके बीच का 70 है, तो इस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये 20 यानी एंगल आई बराबर 20 है, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो ये 20 तो ये भी 20, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, तथा कैसा होता है सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी वस्तु, ठीक है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त बिंब पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। देखिए पार्श्व प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। जैसे देखिए पार्श्व प्रतिबिंब आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कहने का मतलब होता है कि मान लो कि ये दर्पण है, ये दर्पण है और ये आपको जो ये जो दिख रहा है इसको हम अपने भाषा में खोपड़ी बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ भी अपने भाषा में। तो चलिए देखिए कहता है कि ये मान लो कि ये है, अब ये दर्पण है, ये दर्पण मान लो और ये एक प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रतिबिंब जो बनेगा ये इसको जो इधर दिख रहा है आपको ये वाला निकला हुआ थोड़ा सा भाग जो है ये आप इधर चला गया इधर, तो इसको हम बोलेंगे पार्श्व प्रतिबिंब, ठीक है। अब उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, ये आपको जो इधर दिख रहा है ये आपको अंदर दिखेगा, ये प्रतिबिंब को दिखा रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को दिखा रहा था, ये ऑब्जेक्ट जो था ये ऑब्जेक्ट जो था इस साइड था और चला गया उस साइड, तो इसको हम क्या कहेंगे पार्श्व प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है कि ये नीचे वाला भाग ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे उल्टा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनाता है, पार्श्व प्रतिबिंब भी हमेशा आभासी बनाता है, ठीक है। और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनाता है, ठीक है। चलिए अब हम समतल दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या कह रहा है कि पूरा प्रतिबिंब जो होता है, हमें पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मान लो कि ये 1 मीटर की दूरी 1 मीटर का है, ये जो खोपड़ी है जिसको कहते हैं, तो ये 1 मीटर का है, 1 मीटर का है। तो इसको पूरा देखने के लिए हमें दर्पण जो है इसके आधे, इसका आधा मान लो कि ये होता है, इतना हमें क्या बोला दर्पण लेना पड़ेगा आधा, ठीक है। पूरा ये पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें आधा दर्पण लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि यदि दर्पण के सामने भी वेग से चलते हो तो दर्पण का जो अंदर प्रतिबिंब होगा वो 2v वेग से भागेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि विषम जैसे आपको समझाने का कोशिश करते हैं, जैसे आप सैलून में जाते हो तो सैलून में देखते हो कि जो आमने सामने का जो दर्पण होता है वो कुछ, जो पीछे वाला दर्पण होता है वो कुछ एंगल से झुका हुआ होता है इस टाइप से, ठीक है। तो कितना प्रतिबिंब बनेगा वो एंगल डिपेंड करता है कि कितना झुका हुआ है, ठीक है। तो कितना झुका हुआ एंगल डिपेंड करता है, तो उसी को कितना प्रतिबिंब बनाएगा उसका फॉर्मूला होता है 360/थीटा। तो विषम प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, ये हमेशा क्या बनाता है विषम प्रतिबिंब। आप जब जाते होंगे सैलून में तो आप वहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमेशा विषम प्रतिबिंब बनाता है, और सम प्रतिबिंब बनाएगा भी तो वो आधा बनाता है, आधा यानी जो आधा कट होता है वो बनाता है। तो वो किसी की मान लीजिए कि आप फोटो शूट करवाने गए हैं और वो आधा प्रतिबिंब दे मतलब फोटो दे रहा है, वो कोई काम का होता नहीं है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो हमेशा क्या बनाता है ये विषम प्रतिबिंब बनाता है। तो 360/थीटा विषम प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, लेकिन जब सम आ जाए तो उसमें हम 1 घटा लेते हैं। जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए मान लिया जाए कि हम जो दर्पण है, मान लो कि एक दर्पण है सामने लगा हुआ है, एक दर्पण ये लगा हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है और ये इधर सामने दीवार होता है। मान लो कि ये नॉर्मल ही मान लो इसको, तो यहाँ पे मान लो कि हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। अब हम बोल दें कि इसके बीच में यानी इसके जो अंदर है कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो हमने पढ़ा है कि 360 बटे कितना होता है थीटा, तो थीटा कितना हुआ है 60, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हमने क्या बोले कि ये कभी भी इवेन प्रतिबिंब नहीं बनाता है, इवेन इमेज नहीं बनाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे अपने मन से एक घटा देंगे, ठीक है। तो कितना प्रतिबिंब बनाएगा 5, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताए थे कि यदि भी वेग से भाग रहे हो इसके सामने तो वो अंदर कितना 2 भी वेग से होगा। आगे बता देते हैं कि जब थीटा डिग्री से यदि आप ऑब्जेक्ट के सामने यानी दर्पण के सामने थीटा डिग्री झुकते हो तो अंदर आपको 2 थीटा डिग्री से झुकता हुआ आपका इमेज प्रतीत होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे कह रहा है कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। आपको गोलीय दर्पण थोड़ा सा समझा देते हैं कि कहता है गोलीय दर्पण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है और कौन होता है? समतल होता है। तो समतल दर्पण के बारे में लगभग हम क्लियर कर ही चुके हैं। चलिए इसका एक और छोटा सा टॉपिक है जो हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि कहता है कि जो समतल दर्पण है, चलिए हम इसको समतल दर्पण को पहले क्लियर ही कर देते हैं। चलो देखो, मान लो कि एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। मान लो कि पहले हम गोला ही बनाते हैं, उससे हम निकालते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लो कि ये गोला है, ठीक है। अब IUPAC के अनुसार ये कहता है कि हमेशा राइट हैंड साइड आपको क्या करना है? कलर करना है। और जो कलर होता है वो सिल्वर नाइट्रेट से होता है, सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से होता है। अब मान लो कि इसको हम कट करते हैं तो जिसका धंसा हुआ पार्ट होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। और जिसका उभरा हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? हम उत्तल कहते हैं, ठीक है। तो जिसका उभरा हुआ पार्ट है यानी जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। जो धंसा हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये कहता है कि ये वाला पार्ट जो कलर किया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट से, अब ये हो गया अवतल, ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। कलर किया हुआ इधर से, इसका भी कलर किया हुआ इधर से। अच्छा, इसका छोटा सा पार्ट हम कट करें, ये छोटा सा पार्ट, तो आपको ये समतल सा दिख रहा, समतल सा इतना सा पार्ट, ठीक है। तो अब ये हो गया समतल, ये भी कलर किया हुआ पार्ट है। चलिए अच्छा, इसका कोई ना कोई तो गोला बना रहा होगा ना, मान लो गोला बना रहा होगा। तो इसका जो ये है ये, अब यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर होगा और सेंटर का आधा होता है फोकस, ठीक है। यहाँ भी कोई ना कोई गोला बना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई सेंटर होता है, यहाँ आधा को उसका क्या होता है? फोकस होता है। ये पोल होता है, इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं। ये कह रहा है कि इसका जो फोकस होता है ये इनफाइनाइट होता है, ये अब बहुत बड़ा गोला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो इसका जो फोकस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट प्लस में दो या माइनस में दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समतल दर्पण का फोकस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब फोकस इनफाइनाइट है तो आर भी क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो गया। और एफ और आर का संबंध क्या होता है? एफ बराबर होता है, ए बराबर क्या होता है? R/2 होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम अगला जो है गोलीय दर्पण के बारे में। तो कह रहा है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण कहेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव यानी ध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब मान लो कि ये जो है, ये जो आपको दर्पण दिख रहा है ना, ये वाला, इसके जो ध्रुव होता है यानी जो जिसको आप स्पर्श कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के केंद्र, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है यानी सेंटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मान लो कि ये कोई गोला बना रहा, इसका जो केंद्र होता है वो सेंटर कहलाता है यानी वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम आर से सूचित करते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं।
अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सी क्या है और आर क्या है। तो ये थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको एक गोला बना के समझाएंगे। जैसे देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण के मुख अक्ष कहते हैं। तो पहले हम आपको ये समझा दें कि ये होता क्या है। हम क्या बताएं कि ये मान लो कि ये गोला है, ठीक है। अब यहाँ से जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, यहाँ एक सेंटर होता है, ठीक है। और इसी को तो हम बीच से पार्ट कट किए थे ना, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड हम कलर किए थे, यानी जो सेंटर की ओर धंसा हुआ भाग अवतल, उठा हुआ भाग उत्तल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है वो आर कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या कहलाते हैं, आर कहलाता है। ये पॉइंट को हम सी कहते हैं, यानी सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसके आधे पॉइंट को हम एफ कहते हैं, एफ कहते हैं, ठीक है। आधे पॉइंट को एफ कहते हैं। ये जो जिसको स्पर्श कर रहे हैं उसको हम पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश की यह बिंदु सूर्य के प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण की फोकस कहलाता है। जैसे फोकस कहने का मतलब होता है कि हम उसको फोकस कहेंगे जहां मान लो कि हम कोई, यहाँ से दिखाते हैं आपको, देखिए ये दिख रहा है आपको। मान लो कि ये एक मेन एक्सिस के समांतर, मेन एक्सिस ये इमेजिनरी लाइन होती है, मेन एक्सिस के समांतर कोई किरण लेते हैं तो ये कोई ना कोई आपको एक बिंदु से होती हुई बाहर निकल जाएगी। परावृत्ति जैसी होगी, यहाँ तक बाहर निकल रहा है, फिर यहाँ से लेते हैं, फिर बाहर। यानी एक बिंदु पे जो कट कर रहा है, जहाँ पे सारे बिंदु क्या कर रही है, कट कर रही है या मिल रही है, वहाँ हम क्या कहेंगे, उसको फोकस कहेंगे। बात क्लियर हुआ? चलिए, उसी तरह से उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कोई हम किरणें समांतर लेते हैं तो वो परावर्तित होता रहा। अब अंदर की ओर ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अंदर एक बिंदु है, वहाँ से सारी किरणें रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। मतलब आती हुई प्रतीत हो रही है, आपतित किरण इसको भी कहते हैं। तो ये आ रही है, ये आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो एक बिंदु ये है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम ये भी बात क्लियर कर देते हैं, किसका प्लस होता है, किसका माइनस होता है, ठीक है। किसका फोकस प्लस होता है, किसका फोकस माइनस होता है। चलो ये बात भी क्लियर कर देते हैं। अब सारी दोनों क्लियर कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो कि ये, अब तो ये समझ में आ ही गया होगा कौन सा दर्पण है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम मेन एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोल होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सेंटर होता है, ठीक है। अब मेन एक्सिस के समांतर कोई लाइन ले रहे हैं, ये यहाँ से आती हुई फोकस से आ जाती है। मेन एक्सिस के समांतर लेते हैं तो ये फोकस से आ जाती है, ठीक है। अब ये समांतर जा रही है तो आपको ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है बुआ, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के राइट हैंड साइड प्लस होता है, नॉर्मल के लेफ्ट हैंड साइड माइनस होता है, ठीक है। तो बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड काट रहा है या राइट हैंड साइड, तो आप बताओगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड फोकस क्या हो जाएगा, माइनस। बात क्लियर हुआ? तो फोकस माइनस तो आर भी क्या, माइनस। बात क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक बात ये क्लियर हो गई। आगे इसका यूज बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे देखो, अब ये क्या है, उत्तल, ये इमेजिनरी लाइन हो गई, ये आपको कट दिख रहा, ये कलर किया हुआ है। अब ये जैसे ही लेंगे ये परावर्तित हुआ, फिर ये जैसे ही लेंगे परावर्तित हुआ, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ आके मिल रहा है, ठीक है। चलो दिख रहा, तो यहाँ जाके मिल रही है। अब ये आपको हम क्या बोले कि ये नॉर्मल है। अच्छा, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या होता है, प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। आपको किधर दिख रहा, राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस प्लस हो जाएगा, इसका एफ प्लस, तो आर भी क्या, प्लस। बात क्लियर हुआ? ठीक है। जब इमेज बनाएंगे तो वहाँ बताएंगे। जैसे अभी बता देते हैं कि जो यू होता है ना, यू जिसको हम वस्तु की स्थिति बताते हैं, वो हमेशा अवतल हो
या उत्तल हो तो वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। चलिए हम आगे अब बात करेंगे, जब इमेज बनाएंगे तब हम बताएंगे कि भी कब प्लस हो सकता है, कब माइनस होता है। ओके, चलो हम रफ कॉपी में एक बता देते हैं। हम क्या बताए थे कि अवतल जो दर्पण है उसका एफ क्या होता था, माइनस होता था, आर क्या होता था, माइनस होता था, ठीक है। और उत्तल जो होता था, उत्तल दर्पण जो था उसका एफ क्या होता था, प्लस होता था, उसका आर क्या होता था, तो प्लस ही होता था। चलो ये बात क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक और बता देते हैं, अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी किरणें एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। यानी इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण, क्योंकि बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही है, बाहर फैला रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी। जैसे आम भाषा में यूज नहीं करते हो, अभिरुख आ रहे हैं, अभिरुख हम आ रहे हैं, तो किसी को धमकी देना होता है तो क्या बोलते हो, अभिरुख हम आ रहे हैं। तो अभिरुख मतलब सारे दोस्त मिलके कोई एक बिंदु पे इकट्ठा होते हो तो उसको क्या कहते हैं हम, अभिसारी। यानी कोई एक बिंदु पे इकट्ठा हो रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है, प्रतीत हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। फोकस यानी मुख्य फोकस कहेंगे। आगे, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु को उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कि हम आपको अभी जस्ट बताएं, वो जिसको हम एफ से नोट करते हैं, जिसको हम एफ से नोट करते हैं, और उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से नोट करते हैं। जैसे आपको ये वाला जो पॉइंट है वो एफ होता है, जैसे अभी बताया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी होता है, सी, सेंटर को हम सी बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम आर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। जैसे उसी तरह ये एफ जो होता है वो कैपिटल एफ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ, ठीक है। और एफ और आर के संबंध क्या होता है, तो आर बराबर क्या होता है, 2f के बराबर होता है। आगे देखिए, आगे इसमें कुछ है नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब वस्तु की स्थिति देख लो, वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण में स्थिति देखो कि जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ओके, अब ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो यहाँ से समझ लो, ये याद करना पड़ जाएगा। थोड़ा सा हम समझाते हैं तो वहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा और उसका पोजीशन समझ में और अच्छे से तरीके से आएगा। जैसे देखो, जैसे देखिए हम क्या बता रहे थे, ये है अवतल दर्पण, ये कलर किया हुआ है, दिख रहा। अब ये मान लो कि ये क्या है, मेन एक्सिस, ये क्या है, मेन एक्सिस। ओके, समझ में आया। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, और ये कहीं ना कहीं बाहर इनफाइनाइट होगा। चलिए हम आपको पोजीशन वस्तु का बताते जाते हैं, आपको बस समझना है कि उसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, ध्यान देते जाना है। मान लो कि इनफाइनाइट पे कोई हम वस्तु रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे कोई वस्तु रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। इनफाइनाइट और सेंटर के बीच रख रहे हैं, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच रख रहे हैं, तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। सेंटर पे रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, सेंटर पे, तो कहाँ बनेगा, सेंटर पे, कहाँ बनेगा, सेंटर पे। सेंटर और फोकस के बीच रख रहे हैं, सेंटर और फोकस के बीच रख रहे हैं, तो कहाँ बनेगा, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच बनेगा, ठीक है। और मान लो कि फोकस पे रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। अब मान लो कि फोकस और पोल के बीच बना रहे हैं, फोकस और पोल के बीच हम पोजीशन रख रहे हैं, छठा पोजीशन फोकस और पोल के बीच बना रहे हैं, तो कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ओके,
अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इसको हम सीधे सीधे लिखे, इसको हम दूर भगाते गए, तो यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये बहुत छोटा बनता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये बराबर बनता है, ये बड़ा बनता है, ये बहुत बड़ा बनता है। जैसे इस तरह से जा रहा ना आगे, तो ये बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, ऐसा पोजीशन आता है सेंटर पे कि दोनों बराबर बनता है, जिसका पोजीशन जो दर्पण का जो सामने दर्पण का वस्तु रखते हैं, दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं, उसका साइज, उसका प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, ये आपको इस तरह से देखो, इस तरह से आप रखते हो, इस तरह से, तो ये क्या दिखता है आपको, उल्टा दिखता है। कैसा दिखता है, उल्टा। ठीक है, आप मान लो कि वस्तु को इस तरह से रखे, ठीक है, अब ये आपको कैसे दिख रहा, उल्टा। ये प्रतिबिंब है और ये क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो आपको उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा, ये आपको क्या दिख रहा, उल्टा। और हम क्या बताए कि उल्टा हमेशा क्या बनता है, वास्तविक। यानी वास्तविक जब भी कटान करता है, क्या करता है, वास्तविक जब भी कटान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाता है दर्पण में, अवतल दर्पण में। ओके, चलो, और ये होता जाता है क्या, बड़ा होते जाता है। ये भी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और ये सीधा बनाता है। सीधा देखो कैसे, मान लो कि ये ऐसे बना, अब ये दर्पण के अंदर आभासी प्रतिबिंब ऐसे बनाएगा, ये है सीधा। ठीक है, तो ये सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, और आभासी को ही हम बोलते हैं काल्पनिक। आभासी को ही हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक या इमेजिनरी लाइन, इमेजरी, जिसको इमेज बोलते हो। ठीक है, चलो, ये समझ में आया। और ये भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, ये ओवरऑल समझ में आया होगा। चलिए, आप इसी तरह से आपको यहाँ देखने के लिए मिलता होगा, देख लो, ये देख लो, पूरा वही लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। चलिए, ये कह रहा है कम से कम 2 प्रतिबिंब यानी परावर्तित किरणों को प्रतिच्छेद से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। जैसे आपको थोड़ा सा समझाते हैं, देखो, जैसे मान लो कि ये आपका नेत्र है, ठीक है, प्यारा सा। अब ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब कोई किरणें, बहुत सारी किरणें आ रही है, बहुत सारी किरणें इधर से आ रही है। अब जितना अवरुद्ध होगा उतना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, जितना किरणें को रोकेगा उतना बड़ा क्या दिखेगा आपको, ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब मान लो जस्ट इससे टच करते हुए आपकी किरणों आपकी आंखों तक पहुंच गई, फिर आपको इधर से भी किरणें टच करती हुई आपकी आंखों तक पहुंच गई, तो कितनी किरणें हुई, 2 किरणें। तो कम से कम कितनी किरणें होनी चाहिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, 2 किरणें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए 4 प्रकार की किरणें हम बनाते हैं। कितने प्रकार के गुजारते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। चलिए, तो 4 प्रकार की कहाँ कहाँ से, मेन एक्सिस के समांतर लेंगे, मेन एक्सिस के समांतर लेंगे तो फोकस से तो गुजर जाएगा। अब उत्तल में मेन एक्सिस के समांतर लेंगे तो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी, या फोकस से बाहर आते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, आगे दूसरा देखो, दूसरा देखिए क्या कह रहा, दूसरा कह रहा है कि यदि फोकस से कोई किरणें लेते हो तो वो समांतर हो जाता है, मेन एक्सिस के समांतर हो जाता है। दूसरा, फोकस से कोई लेते हो तो ये क्या हो जाता है, सॉरी, यानी फोकस से ले रहे हो, यहाँ से फोकस से ऐसा होता है, प्रतीत हो रहा है, फोकस से हम ले रहे हैं, फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब ये कहाँ हो रहा है, मेन एक्सिस के समांतर हो रहा है। अब कोई सेंटर से ले रहे हो तो जिस जिस एंगल से ले रहे हो, यानी जिस एंगल से ले रहे हो, जो किरणें ले रहे हो उसी किरणें पे क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। उसको एक प्रकार का ये भी ले लिए। अब दूसरा, ये ले रहे हो सेंटर से, अब जिस पे लिए उसी फिर क्या कर रहा है, फिर जा रहा है वो दोबारा। अब दूसरा क्या, तीसरा चौथा क्या कर सकते हो कि ये लिए और ये जिस एंगल से लिए उसी एंगल से क्या हो रहा है, बाहर, यानी पोल से भी ले रहे हो। ठीक है, तो एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। ये भी वैसा ही है। चलो, ये बात क्लियर हुआ। अब जो हम उधर प्रतिबिंब बनाए थे वही आपको हूबहू यहाँ देखने के लिए मिलेगा, बशर्ते लाइन खींची हुई है। जैसे देखो, हम क्या बोले थे कि इनफाइनाइट पे लोगे तो फोकस बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या, यदि
इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लोगे तो यहाँ पे बनेगा, बीच में बन रहा। फिर कहाँ ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो बुआ, चलो ये सेंटर पे ले रहे हो तो सेंटर पे बन रहा। सेंटर और फोकस के बीच ले रहे हो, सेंटर और फोकस के बीच ले रहे हो तो कहाँ बन रहा, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच बन रहा। फोकस पे ले रहे हो तो इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं बनेगा। अब फोकस और पोल के बीच ले रहे हो, फोकस और पोल के बीच ले रहे हो तो कहाँ, पीछे बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये सीधा बनाएगा, ये वास्तविक, ये वास्तविक, ये वास्तविक, ये वास्तविक और ये वास्तविक, क्योंकि वास्तविक कटान काट रहा है, वास्तविक कटान रहा है, कट रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे देखो कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग। तो उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रद्वीप। अच्छा, छोटा सा कन्फ्यूजन होता है, हम अक्सर देखते हैं आसपास देखते हैं कि कहता है कि वाहनों के जो अग्रद्वीप होता है यानी हेडलाइट, उसमें यूज होता है कहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे मान लो कि ये वाहन है, ये मान लो कि ये वाहन है, ठीक है, ये वाहन है, मान लो ये वाहन है, ये आगे हेडलाइट होती है, मान लो कि ये आगे हेडलाइट है। तो ये जो हेडलाइट है मान लो कि जस्ट लाइक टॉर्च, तो टॉर्च इस तरह से होता है, इस तरह से टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, ये बीच में ऐसे टॉर्च है। तो ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला, ये दर्पण होता है। कौन सा, तो अवतल, अंदर धंसा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ जो है कहाँ, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये वाला दर्पण होता है। ये तो लेंस होगा ना, आगे हम दर्पण लगा देंगे तो ये तो जो किरणें हैं वो तो बाहर निकलेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक लाइट लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे दर्पण होता है, यहाँ पे क्या होता है, दर्पण होता है, और ये क्या है, लेंस है। ओके, चलो देखो, वाहनों के अग्रद्वीप में प्रकाश के परावर्तक शक्तिशाली समांतर किरणें पूर्ण समय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह प्रायः चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में बोला जाता है, कभी कभी कि सैलून में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि चेहरा को बड़ा देखने के लिए शेविंग मिरर में, ठीक है, शेविंग मिरर के रूप में भी यूज करते हैं, रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ यानी डॉक्टर वो कौन सा उपयोग करते हैं दर्पण का, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। आगे कहता है दांतों या कान, आँख, आँख कान, जितने भी डॉक्टर हैं जो दर्पण का यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, तो कौन सा, अवतल दर्पण का। सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े दर्पणों का उपयोग करते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है कि कहीं आप देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि मान लो कि एक बड़ा सा दर्पण लिए और यहाँ फोकस पे केंद्रित हो रहा है, वहाँ पे आग लगता है फोकस पे, फिर सारी किरणें को एकत्रित कर देता है, वहाँ पे आग पकड़ लेता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा ऊर्जा को क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। अब तो दर्पण की ये विशेषता है, तो उसको हम सौर भट्ठी में भी उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आगे उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण की जो कम से कम है कितनी कितनी इमेज बनती है, 2 इमेज बनती है। और 2 इमेज कौन कौन सी बनती है, अच्छा हम ये बताना तो भूल ही गए, जो भी होता है वो क्या क्या होता है, तो देख लो, ये दर्पण है, दर्पण के इस साइड बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, इसका 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 भी क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन इसका व्यू जो होगा ये इधर है बन रहा है, राइट हैंड साइड, तो इसका भी क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ गया। चलो, तो हम क्या बोले थे कि देखो, हम क्या बोले थे कि जो दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो है उसका एफ क्या होगा, माइनस होगा, आर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, और यू क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। लेकिन भी क्या होगा, भी क्या होता है बुआ, तो प्लस भी हो रहा था, एक ऐसा पोजीशन आ रहा था जो प्लस भी हो रहा था, लेकिन एक ऐसा और बहुत सारे 5 ऐसी स्थितियां हैं जो माइनस भी आ रहा था। समझ में आया। चलो, उत्तल दर्पण में भी वही स्थितियां आती है, पहले उसको पढ़ लें उसके बाद हम समझाएंगे। 2 स्थितियां बनती है, इनफाइनाइट पर रखने पे तो कहाँ बनता है, फोकस पे, प्रतीत होता है कि फोकस पे बन रहा, और इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी रख लो
तो कहाँ बनता हुआ प्रतीत होता है? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में बनता हुआ प्रतीत होता है। तो चलो इसको समझते हैं। तो ये इसका तो एफ होता था वो भी प्लस होता था, आर क्या होता था वो भी प्लस होता था, इसका जो एफ होता था वो भी प्लस, आर होता था वो भी प्लस, ठीक है। और यू क्या होता था वो माइनस, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। और जो इसका भी होता है वो ऑलवेज क्या होता है? प्लस होता है। समझ में आया? चलो देख लो। और इसका प्रतिबिंब जो बनाता है वो आभासी बनाता है, क्योंकि आभासी कटान काटता है। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है तो वो आभासी कटान काटता है, ये भी आभासी होता है, तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के जो पार्श्व दृश्य होता है, यानी साइड मिरर के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये दर्पण के वाहनों के जो पार्श्व जो लगे यानी साइड जो मिरर होता है उसको उसके रूप में हम यूज करते हैं। ये सदैव हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, आगे देखो, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। देखो, गोलीय दर्पण का हम क्या बोले कि एक IUPAC के अनुसार जो कुछ क्राइटेरिया होता है उसको क्या कह रहा है कि जो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किस साइड रखता है? बाईं साइड। बाईं साइड, जैसे मान लो कि यहाँ पे भी हम किस साइड रखे थे? देखो, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो हमेशा क्या रखते हैं? बाएं साइड। उत्तल दर्पण में भी, और देख लो यहाँ पे कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण, यहाँ भी कहाँ रख रहे हैं? बाएं साइड, ठीक है। तो हमेशा किस साइड रखते हैं? बाएं साइड। ओके, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से राइट हैंड साइड चलेंगे तो प्लस, दर्पण के ध्रुव से बाएं साइड चलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। दाएं साइड चल रहे हैं तो प्लस, बाएं साइड चल रहे हैं तो माइनस। आगे ये चिन्ह परिपाटी बता दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दें ताकि हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले से ही क्लियर रहे। अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या लेंस हो, उसमें एफ क्या होता है? माइनस होता है। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, वो हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। और ऑलवेज दोनों में हमेशा दर्पण हो लेंस हो सब में क्या होता है? यू माइनस होता है। यहाँ प्रूव किया हुआ है, यहाँ भी प्रूव किया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ चिन्ह परिपाटी समझा दिया गया है जो कि हम पहले ही समझा चुके हैं। ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस, नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। देख लो, दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? तो देख लो, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। इसको उल्टा पुल्टा करके भी थोड़ा सा आता है, उल्टा पुल्टा करके थोड़ा सा आता है, ठीक है। अब आवर्धन देख लो, आवर्धन क्या होता है? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना है, कितना गुना है। कहने का मतलब होता है कि इससे ये निकलता है कि मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या? वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे देख रहे हो ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक है। तो m बराबर एच डैश बटे एच, नहीं दिख रहा? देखो, एच डैश बटे एच, ठीक है। यहाँ से आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? यदि दूरी बोल दे तो क्या होता है? माइनस भी बाई यू, माइनस भी बाई यू। दूरी बोल दे तो माइनस भी बाई यू, ऊंचाई बोल दे तो एच डैश बटे एच। बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कह रहा है आवर्धन की मान यानी ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। ऋणात्मक हो तो वास्तविक बनेगा। आवर्धन की मान यदि धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनेगा। उधर भी देख रहे थे, इधर इधर बन रहा था, इधर बन रहा था, तो प्रतिबिंब क्या होता था? आभासी। भी क्या होता था? प्लस में, ठीक है। और प्लस हो रहा था तो क्या बन रहा था? आभासी। और इधर देख लो, इधर बन रहा था तो क्या होता था? वास्तविक बनता था, और वास्तविक बनता था तो क्या बनता था? उल्टा बनता था, ठीक है। तो वहीं से वो सब लिखा गया है। चलो, उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। अब आज हम आ जाते हैं अगला टॉपिक में, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, अपवर्तन की बात कर रहे थे। देखिए, अपवर्तन क्या होता था कि
अपवर्तन जैसे कहने का मतलब होता है कि कोई पारदर्शी एक कहने का मतलब होता है कि हम जो वस्तु होता है वो 3 प्रकार के पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में हम परावर्तन की घटना हो रही थी और पारभासी में परावर्तन की भी घटना होती है और अपवर्तन की भी घटनाएं होती है। और जो पारदर्शी वस्तुएं होती है उसमें केवल और केवल अपवर्तन की घटनाएं होती है। कहने का मतलब होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में थोड़ा सा अपना रास्ता विचलित करते हुए यदि कोई प्रकाश की किरणें चला जाता है यानी पार कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे देखो, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व यानी साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब सिक्का रख दो, नींबू रख दो, कुछ भी रख दो, वो क्या दिखाई देता है? अपने वास्तविक साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। वो प्रकाश के बर्तन की घटना होती है। कहता है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी किस घटना के क्रम में आता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के। अब कहता है जब अक्षरों के ऊपर के कांच के स्लैब रखकर देखते हैं तो वे थोड़ा सा उठी हुई प्रतीत होती है। ये भी किस घटना में आता है? प्रकाश के अपवर्तन में। केरोसिन तेल या तारपीन के तेल प्रयोग करें या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखाई देती है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो हाँ, तब भी उतनी ही दिखाई देगी, क्योंकि कोई भी सीधी जब कांच के बर्तन में या उसमें पानी रखा होता है उसको हम रखेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा क्या दिखेगा? टेढ़ा। तो वो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के बर्तन के घटना के क्रम में आता है वो सब। एक सीधी सी बात बताएं, प्रकाश के अपवर्तन में आप एक चीज याद रख सकते हो कि जितने भी अफवाह की बातें हैं वो सब किस में आ जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन में। अफवाह मतलब जैसे कहने का मतलब होता है कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। जैसे अभी हम बोले थे कि लकड़ी जो होता है या पेंसिल जो होता है पानी में रखा होता है, यदि देखते हो उसको तो थोड़ा टेढ़ी दिखाई देता है। तो वो किस घटना में होता है? प्रकाश के अपवर्तन में। मछुआरे मछली मारता है तो वास्तविक गहराई से थोड़ा जो ऊपर दिखाई देता है मछली, और यानी जो दिखाई देता है मछली उसके थोड़ा सा जस्ट नीचे यानी थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे पकड़ता है, या कुछ भी उसको औजार होता है पकड़ने के लिए तो उससे पकड़ता है, तो वो भी किस घटना में आता है? प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, ये सब आपको प्रकाश के अपवर्तन में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो एक छोटा सा आपको कभी कभी आता है लिखने के लिए कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन यही समझा दें या अलग कॉपी पे? यहीं पे समझा देते हैं। देखो, कोई आपतित किरण, इससे पहले थोड़ा सा आपको हम सघन माध्यम विरल माध्यम समझा दें तो ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलो समझा देते हैं सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। देखो, उससे पहले हम आपको कुछ माध्यम में आपको प्रकाश की चाल बता देते हैं तो जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखो, हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कम क्यों होता है अलग अलग माध्यम में? तो घनत्व के कारण होता है। ओके, अभी घनत्व भी समझाएंगे क्या होता है। देखो, कांच में या फिर बर्फ की सिल्ली में कितना होता है? तो 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अब देखो, मान लो कि यहाँ एक डब्बा है, 3 डब्बा ले लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, 1 डब्बा 2 3, ए बी सी। मान लो कि यहाँ बहुत सारा फोटोन रखते हैं, बहुत सारा, इसमें थोड़ा सा कम, इसमें थोड़ा सा इतना। ठीक है, अब इसका जो अणु है आपस में बहुत सारा
आपस में चिपका हुआ है, आपस में स्थान बहुत कम है। दो फोटोन के या दो अणु के बीच का स्थान क्या है, बहुत कम है। इसमें बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व उससे कम होगा। ठीक है, इसका अंतराण्विक स्थान कम होगा, इसका अंतराण्विक स्थान इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। मान लो कि ये हम मान लेते हैं ठोस, ये मान लेते हैं द्रव, ये मान लेते हैं गैस। तो गैस का अंतराण्विक स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है उसके, गैस द्रव में उससे ज़्यादा, ठोस में उससे ज़्यादा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुआ। तो ठोस में, यानी ठोस में जो प्रकाश की चाल है वो नाम नहीं जाता है। ठीक है, ध्वनि सबसे ज़्यादा जाता है। तो अभी हम बता देते हैं, ठोस में जो प्रकाश की चाल है बहुत कम जाता है, द्रव में उससे ज़्यादा, और गैस में उससे ज़्यादा। इसके उल्टा होता है क्या, इधर से कह लो तो ध्वनि, और इधर से कह लो तो प्रकाश की चाल। ठीक है, कैसे, इधर से और इधर से इस तरह से आप ले लो तो ओके। चलो, हाँ, तो सघन और विरल तो समझा ही नहीं। देखो सघन क्या होता है, सघन मतलब पास पास अणु हो, और विरल मतलब थोड़ा दूर दूर हो, तुलनात्मक शब्द है। अच्छा, हम एक आपको क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा। मान लो कि ये जो लाइन है ये बड़ा है, ये छोटा। आप कहोगे किससे तुलना कर रहे हैं, तो आप बताते हैं, ये बताओ ये लाइन बड़ा है, ये छोटा। तो कहोगे ये इससे जो है, इससे छोटा लाइन है। अब कहेंगे ये लाइन बड़ा है या छोटा, बोलोगे इससे बड़ा लाइन है। ठीक है, अब हम बोल दें इससे, आप कहोगे छोटा लाइन हो गया। तो सघन और विरल क्या होता है, तुलनात्मक शब्द होता है। सघन और विरल क्या होता है, एक तुलनात्मक शब्द होता है। जैसे इसका इससे तुलना करें तो ये विरल, ये सघन, ये विरल, ये सघन। इससे तुलना करें तो ये सघन, ये विरल। समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए, कहने का मतलब ऐसे समझ लो ना, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा वो विरल, जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन। ओके, चलो समझ में तो आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा देखो, भूल ही जाते हैं। देखो, जब एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है। अब कोई माध्यम, ये मान लो कि ऊपर हवा है, तो और इधर नीचे पानी है, ये नीचे पानी है। अब बात क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा समझाते हैं कि इससे जो ऊपर से प्रकाश, ऊपर से जो प्रकाश की चाल आ रही है, ऊपर हवा से जो आ रही है, तो ये कहाँ चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा विचलित होता है, थोड़ा विचलित होता है। कैसे, किस घटना के कारण? तो यदि, अच्छा यहाँ से ये तुलना कर रहे हो कौन सा सघन है कौन सा विरल है, तो आपको ये समझ में आया होगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है सघन, ये क्या होता है विरल। क्योंकि पानी का जो अणु होता है हवा की तुलना में ज़्यादा पास पास होता है, और ये दूर दूर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सघन कहेंगे, इसके तुलना में, हवा के तुलना में। और ये क्या है, विरल। तो विरल से यदि सघन में आएगा तो ये नॉर्मल है, तो अभिलंब की ओर आएगा, अभिलंब की ओर आएगा। ठीक है, अब यही चीज़ जब सघन से विरल में जाएगा, जाना चाहिए था इसको इधर। अब ये नॉर्मल है, तो ये कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? देखो, ये देखो, ये एक माध्यम है, एक माध्यम ये, एक माध्यम ये। अब ये मान लो कि ये विरल है और ये सघन है, तब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर आएगा। ये नॉर्मल है, ये जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था इधर, लेकिन आएगा अभिलंब की ओर। यानी विरल से सघन में आएगा तो सटेगा, अभिलंब की ओर सटेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। वही चीज़ तो यहाँ बताए कि सघन से, यहाँ बता रहे कि सघन, विरल से सघन में आ रहा था तो अभिलंब की ओर आ रहा था, और सघन से विरल में जा रहा था
तो अभिलंब से क्या हो रहा था, दूर जा रहा था। ओके, अब यही चीज़ देखो पार्श्व विस्थापन में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई किरणें विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर आ रही है, जाना चाहिए था इसको इधर, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण, जाना चाहिए था इधर, चला गया सीधे, जाना चाहिए था इसको सामने, लेकिन चला गया इधर, यानी थोड़ा सा अभिलंब की ओर आया। अब ये इसके लिए सघन हो गया, ये इसके लिए विरल हो गया, तो अब सघन से विरल में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन थोड़ा सा जा रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो ये जब दो घटनाएं होती है तो ये दोनों क्या हो रही है, ये समांतर होती हुई चली जाती है। निर्गत किरण और अपवर्तित किरण जब दोनों समांतर हो जाती है तो उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। समझ में आया? चलिए, ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। एक देखो स्नेल का नियम होता है, जैसे हम पढ़े थे ना कि उधर दो नियम होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं, तो देख लो, कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ, दोनों माध्यमों के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु के अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखो ये वाला, एक ये लाइन हो गया, ठीक है, एक ये लाइन हो गया, ठीक है। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हम क्या लिखें, स्थिरांक यानी साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, लेकिन आपको फंसाएगा, देखो कैसे, ये नीटा होता है, नीटा 1 साइन आई बराबर नीटा 2 साइन आर के बराबर होता है। तो यही जब उल्टा गुना करोगे तो किस आ जाएगा, n2 बटे n1, या नीटा ही बोल लो या n2 बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो n2 बटे n1 बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। लेकिन आप कन्फ्यूजन क्या करेगा, n1 बटे n2 दे देगा, बराबर क्या देगा, साइन आई बटे साइन आर दे देगा। तो आप उसको टिक करके चले आओगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपको क्या होता है, नीटा 1 साइन आई बराबर नीटा 2 साइन आर के बराबर होता है। इसको तिरछे यदि गुना करोगे तो इस रूप में आ जाएगा, लेकिन आपको ये टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल जबकि हम बता चुके हैं कितना होता है, कितना होता है बुआ, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि अधिकतम चाल होता है। ओके, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको बोल सकते हो कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको बोल सकते हो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में या बर्फ की सिल्ली में कुछ भी कर सकते हो, कितना, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसको मीटर में बदलोगे तो उतना ही कर दोगे, 3 से और गुना कर दो 1000 से, तो उतना ही आ जाएगा। जो हम आपको बताए कि n2 n1 बराबर क्या होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है जो पीछे आपको बताए थे, वही चीज़ आपको रिपीट करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये विरल से सघन में बताया गया है कि जब विरल से सघन में आओगे तो सट जाएगा, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर सट जाएगा, और सघन से जब विरल में जाओगे तो अभिलंब से दूर चला जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपवर्तनांक समझाया गया। अपवर्तनांक क्या होता है ये समझ लो। देखो, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक मतलब होता है कि वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल तो एक निश्चित होता है कि, या कह लो कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मान लो कि ये कोई माध्यम है, यानी माध्यम यानी मीडियन, जो मीडियन होता है, तो ये m जो है उसको वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, यानी वाटर का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। तो ये निकला कैसे, आपको एक चीज़ निकाल के दिखा देते हैं, तब आपको थोड़ा सा कुछ डाटा है वो याद कर लीजिएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा। जैसे देखो, हम आपको बता रहे थे
कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में। तो उतना ज़्यादा नहीं लिखते हैं। देखो यहाँ से मान लो कि हम वाटर का निकाल रहे हैं, तो वाटर का निकाल रहे हैं तो W से सूचित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि मीटर पर सेकेंड कट जाता है। और वाटर का निकाल रहे हैं तो वाटर में कितना होता था 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 10⁻8 मीटर पर सेकेंड 10⁻8 मीटर पर सेकेंड को कांस्टेंट रख लेते हैं कि बाद में हम लगा देंगे। ओके, या तो काट ही लो, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड 10⁻8 मीटर पर सेकेंड काट लिए, बचा कितना 3/2.25 बचा ना। अब ये कटेगा तो बीच में ऊपर कितना चला जाएगा 2 जीरो, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बचा 75 बचा। ठीक है, अब ये 0 बचा, तो 3 दूनी 6 लगभग 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा कितना हो जाएगा 3 बार में जाएगा तो इसको कर लो 5 या 15 3 दूनी 6 1 7 और 6 इतना हो जाएगा, यानी 700 नहीं 675 675 हो गया, 675 हुआ ना 3 बार में। फिर इसको घटाओगे कितना हो जाएगा 5 फिर 7 इतना ही हो जाएगा, फिर 0 फिर 3 बार में चला जाएगा। तो पानी का कितना निकल गया था वाटर का 1.33 उसका, यानी कहने का मतलब होता है कि किसी का आपको प्रकाश की चाल ज्ञात है तो उसका अपवर्तनांक आप निकाल लोगे, या आप अपवर्तनांक उसका ज्ञात है तो उसका प्रकाश की चाल आप ज्ञात कर लोगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि ये ज्ञात है तो ये ज्ञात कर लोगे, यदि ये ज्ञात है तो ये ज्ञात कर लोगे। ठीक है, चलो आगे देखो, कांच में अपवर्तनांक कितना होता है कांच का, यानी जो ग्लास होता है उसका कितना होता है 1.52। तो ये कुछ डाटा है आपको याद कर लेना है। जैसे देखो वायु में अपवर्तनांक कितना होता है 1.0003 होता है, बर्फ में 1.31 होता है, जल में कितना होता है 1.33 होता है, एल्कोहल में कितना होता है 1.36 होता है, केरोसिन में कितना होता है 1.44 होता है, और संगलित क्वार्टर्स में कितना होता है 1.46 होता है, तारपीन के तेल में 1.47 होता है, बेंजीन में कितना होता है 1.50 होता है, क्राउन कांच में कितना होता है 1.52 होता है, और कनाडा बालसम में कितना होता है 1.53 होता है, खनिज नमक में 1.54 होता है, कार्बन का जो डाइसफ्लाइड है 1.63 होता है, सघन फ्लिंट कांच में होता है 1.65 होता है, रूबी में कितना होता है, रूबी यानी मणिक जिसको बोलते हैं 1.71 होता है, नीलम में कितना होता है 1.77 होता है, हीरा में कितना होता है 2.43 होता है। अच्छा, हीरा का क्रांतिक जो कोण होता है वो 24.4 होता है, 24 पॉइंट कितना होता है 4 होता है, या 24.4 होता है। ये क्रांतिक कोण, तो इससे इसका जो हीरा चमकता है उसका एक रीजन ये भी है कि उसका जो कोण होता है वो 24.4 होता है, उसका कोण यानी कोण जो होता है वो त्रिआयामी होता है। ओके, चलो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का ही होता है, क्योंकि हीरा का जो अणु होता है ज़्यादा सटा सटा होता है, इसलिए वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। सबसे ज़्यादा कठोर कौन होता है तो हीरा ही होता है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी सबसे कम होगी, तो सबसे कम प्रकाश की चाल होगी तो क्या अपवर्तनांक उसका क्या होगा ज़्यादा होगा। ओके, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा वायु का होगा, इससे कम नहीं होगा। अपवर्तनांक 1 से कम नहीं हो सकता है, अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता। ओके, आगे देखो, यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक होगा। ये आपको समझा दें, देखो कह रहा है कि जिसका ये आवश्यक नहीं है कि सघन माध्यम का जो द्रव्यमान होगा वो अधिक ही होगा। कहने का मतलब होता है कि सघन, कहने का मतलब होता है कि ये ले लो कि मान लो कि एक लोहा ले लो, ठीक है, लोहा 1 किलो लोहा ले लो और 1 किलो हीरा ले लो, तो
ऐसा थोड़ी है कि हीरा का जो अपवर्तनांक है वो लोहा के अपवर्तनांक के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हीरा में प्रकाश की चाल अलग होगा और लोहा में प्रकाश की चाल अलग होगा, क्योंकि दोनों तो द्रव्यमान दोनों का एक ही सेम लिए थे ना, 1 किलो वो भी और 1 किलो वो भी, लेकिन अपवर्तनांक दोनों का अलग अलग है। क्यों अपवर्तनांक अलग अलग है? क्योंकि दोनों का अणु का जो अंतराण्विक स्थान है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है, इसलिए प्रकाश की चाल भी क्या है, अलग अलग है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे कह रहा है कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल होता है, जो कि हम आपको पिछले 1 मिनट में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चलो कहता है विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन माध्यम में विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह क्या होती है, अभिलंब की दूर हट जाती है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो दूर जाता है, और दूर जाने का कारण भी क्या है कि सघन जो होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और विरल में क्या होता है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, किसके तुलना में, सघन की तुलना में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं आपको समझ में आए तो फिर एक बार पढ़िए और फिर समझने का कोशिश कीजिए, और एक जो ब्लैंक पेपर लीजिए उसमें आपको थोड़ा सा ड्रॉ करते जाना है, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए आगे आगे आपको गोलीय लेंसों के अपवर्तन के बारे में बता रहा है। गोलीय लेंस के अपवर्तन देखो क्या होता है। गोलीय लेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवतल, उत्तल और समतल। अवतल, उत्तल और समतल लेंस 3 प्रकार के, अवतल, उत्तल और समतल, ठीक है। उत्तल जिसका उभरा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल। यानी कहने का मतलब होता है किनारे में पतला, किनारे में पतला और बीच में मोटा, उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। किनारे में मोटा और बीच में पतला, उसको हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस को अभिसारी, अभिसारी क्या बोलते हैं, लेंस। वहाँ हम क्या बोल रहे थे, अवतल दर्पण को हम क्या बोल रहे थे, अभिसारी दर्पण। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोल रहे हैं, अवतल लेंस को अपसारी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि घटना उल्टा हो रही है। यहाँ देखो उत्तल में क्या हो रही है, डायरेक्ट मिल रहा है ना, एफ पे सारी किरणें जो समांतर ले रहे हैं मिल रहा। आपको यहाँ से एफ भी पता हो जाएगा। देखो एफ ये नॉर्मल है, ये इधर जा रही है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होता था, प्लस। तो उधर हम बताए कि उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, एफ क्या होता है, प्लस होता है। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो क्या होता है, एफ माइनस में होता है। देख लो हो रहा है ना, मिल रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में। चलो बच्चा समझने वाला हो तो समझ ही जाता है। चलो देखो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो वो लेंस कहलाता है। उभरे यानी द्वि उत्तल लेंस, उभरे हुए भाग उसको क्या कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस भी कहलाते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझा दिए। देखो इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। द्वि अवतल लेंस अंदर की ओर धंसा हुआ उसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस भी कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ है। देखो आगे कहता है गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। अच्छा द्वारक किसको कहते हैं, ये देख लो यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं, द्वारक। एम एन को हम क्या कहते हैं, द्वारक। यानी जितना भाग पारदर्शी है वो सबको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। ओके आगे देखो, आगे कह रहा है कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित है, आपतित है। ये किरणें लेंस से अपवर्तित के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस के मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पे देखो, ये आपको जो लाइन हमने पढ़ा ये वाला, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जो लाइन मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं वो फोकस पे आके मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ओके चलो देखो
अब ये क्या कहेगा, जो प्रतीत जहाँ होगा वही ना। देखो अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित ध्यान देना, अपसरित कह रहा है। अच्छा ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था, देखो सॉरी। देखो अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। क्या बोले कि प्रतीत होती हुई प्रतीत होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस की फोकस। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे प्रतीत हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, अवतल लेंस की फोकस। इसको क्या कहेंगे, जो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा, प्रतीत नहीं, ये दिख रहा है ना, वास्तविक कटान हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस की फोकस। अब देखो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसका देख लो। चलो यहाँ बना देते हैं। देखो ये वाला जो चीज है, ये वाला तो कह रहा है कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल जो लेंस है उसका स्थिति देख लो, तो वो समझा दें कॉपी पे। देखो यहाँ पे समझा देते हैं। देखो मान लो कि ये एक क्या है, उत्तल है, क्या ही बन गया, देखो ये दिखा, ये उत्तल लेंस है। अब देखो कि ये मेन एक्सिस हो गया, ये इसका एफ होता है या एफ डैश मान लो, ये 2f डैश मान लो, ये बस सी है, ये एफ है, बस वही है, बस उसका नाम अलग अलग दे दिए। ये एफ हो गया, ये 2f हो गया, ठीक है। अब IUPAC के अनुसार क्या होता है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं कोई भी वस्तु को, चलो रखते हैं। इनफाइनाइट पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, एफ पे बनता है। इनफाइनाइट पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, एफ पे बनता है। और कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं तो एफ पे बनता है, ठीक है। और इनफाइनाइट और 2f के बीच रखते हैं तो कहाँ बनता है, f1 और 2f1 के बीच में बनता है, ओके। 2f पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, 2f डैश के बीच बनता है, 2f डैश के नीचे बनता है, यानी 2f डैश पे बनता है। 2f और f के बीच रखते हैं तो कहाँ बनता है, 2f डैश और इनफाइनाइट के बीच बनता है। f पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है, ठीक है। और f और o यानी जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, यानी ये, ठीक है, ओ के बीच रखते हैं तो कहाँ बनेगा, इधर ही बन जाएगा, सीधा बनेगा, इधर ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो क्या है बढ़ती हुई जा रही है, ये बहुत छोटा बनेगा, ये छोटा बनेगा, ये बराबर बनेगा, ये बड़ा बनेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा, ये भी बड़ा बनेगा, लेकिन ये सीधा बनेगा, आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा, जो भी कह सकते हो, आभासी कोई काल्पनिक बोलते हैं। अच्छा वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसका पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलो ये क्या बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। ये आभासी बनता है और सीधा बनता है, ओके। इधर जितना ही बनेगा वो क्या होगा, क्या होगा, प्लस होगा, भी क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इधर बन रहा, ठीक है। और इधर बन रहा है तो क्या, माइनस, इधर बन रहा है तो माइनस, ठीक है। दूरी की बात बता रहे हैं, दूरी इधर प्लस इधर माइनस। अच्छा ऊंचाई की बात बोले तो ये प्लस, ऊंचाई की बात बोले तो ये प्लस, और ये ऊंचाई की बात बोले तो माइनस, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि प्लस बोल रहा है या माइनस बोल रहा, ठीक है। सॉरी, दूरी बोल रहा है या ऊंचाई बोल रहा है। दूरी बोल रहा है तो ये प्लस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई बोले तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा है, ये मेन एक्सिस है, इसका क्या है, नीचे है, ठीक है। ये क्या है, नीचे, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ओके। चलो आगे देखो, कह रहा है कि अवतल लेंस सदैव एक आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा।
चाहे वो बिंब कहीं भी रखो। अच्छा, उत्तल तो यहाँ बता ही दिए कि दोनों प्रकार का बनाता है, वास्तविक बनाता है, आभासी बनाता है, उल्टा बनाता है, सीधा बनाता है, और सभी साइज का बनाता है। बहुत छोटा बनाता है, छोटा बनाता है, बराबर बनाता है, बड़ा बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है। ठीक है, अब देखो ये, लेकिन एक अवतल जो लेंस है, जैसे दर्पण में क्या हो रहा था, उत्तल दर्पण था वो हमेशा क्या बना रहा था, आभासी बना रहा था और सीधा प्रतिबिंब बना रहा था। ठीक है, उसी तरह जब अवतल लेंस की बात आती है तो वो हमेशा क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और क्या बनाता है, आभासी बनाता है, और क्या बनाता है, सीधा बनाता है हमेशा। ठीक है, उसका भी वही हालात हो जाएगा जिस तरह से उधर से उत्तल दर्पण में हुआ था। अनंत पे रखो तो फोकस बनेगा यानी F1 पे बनेगा, और अनंत और O के बीच रखो यानी केंद्र के बीच रखो तो कहाँ बनेगा, O और F1 के बीच बनेगा। ठीक है, चलो वैसे तो बना ही हुआ है। इसके तीन प्रकार से रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे कैसे देख लो, मेन एक्सिस के समांतर लोगे तो फोकस होके जाएगा, ये मेन एक्सिस के समांतर लोगे तो ये बाहर चला जाएगा, लेकिन प्रतीत होगा कि F से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये मेन फोकस से लोगे तो ये मेन एक्सिस का क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और ये फोकस से लोग ये फोकस से यानी फोकस पे लेते हुए प्रतीत होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस के समांतर हो जाएगा। ये सेंटर के समांतर लोगे तो जिस एंगल से लोगे उस एंगल से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसी तरह इसमें भी होगा। ये उत्तल जो है, उत्तल जो लेंस है उसमें प्रतिबिंब बना हुआ है, इनफाइनाइट पे रखो तो फोकस पे बन रहा था, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच रख रहे हो तो कहाँ बन रहा, F2 और 2F2 के बीच में, बस नाम अलग अलग है, वही चीज़ रख, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, हमने क्या लिया था, उसको नहीं डैश लिया था, इसको इस तरह से। ओके, चलो ये हो गया, ये 2F1 पे रख रहा है तो 2F2 पे बन रहा, ये 2F1 और F1 के बीच ले रहा है तो कहाँ बन रहा, 2F2 और कहाँ बन रहा, सॉरी यहाँ पे 2F2 और इनफाइनाइट के कहीं ना कहीं बीच बन रहा। ये उसी तरह आगे, बस उसी तरह जैसे उस बताए थे ना पिछले वाले में कि जो अवतल दर्पण है वो उत्तल लेंस की भांति प्रतिबिंब सिर्फ बनाएगा, बाकी चिन्ह परिपाटी सब एक ही जैसा नहीं मिला देना है। ठीक है, तो कभी कभी हम देखते हैं अलग अलग टीचर को कि सबको एक ही जैसा बोल देता है कि उत्तल दर्पण है तो अवतल लेंस की भांति काम करेगा, इस तरह से, उस तरह से नहीं करना है। ठीक है, अब ये देख लो, अवतल लेंस इनफाइनाइट पे ले रहा था तो फोकस पे बन रहा था, और इनफाइनाइट यानी O केंद्र और O इनफाइनाइट के बीच कहीं ना कहीं ले रहा था तो F1 और O के बीच बन रहा था। जैसे उस तरह से बना रहे थे हम उत्तल दर्पण में, उसी तरह अवतल में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये लेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसका देख लो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यानी आवर्धन क्या होता है, ऊंचाई और दूरी दोनों प्लस होता है उसमें, उसमें क्या होता था, दूरी माइनस में होता था और ऊंचाई क्या होता था, प्लस में होता था, तो h' होता था। और यहाँ क्या है, h' बराबर क्या, v/u। तो वहाँ हम क्या पढ़ रहे थे दर्पण में कि दर्पण में जो आवर्धन होता था वो -v/u होता था, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं v/u। ये बात छोटी छोटी बातें को ध्यान दोगे। चलो आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। अभिसरण मतलब कितना मिला रहा है, यानी कहीं अभिसरण मतलब अभिसरण तो समझा ही दिए कि मिलना, समांतर आ रही है और मिल रही है, अपसरण मतलब फैला रहा है। ठीक है, अपसरण मतलब फैलाना, अभिसरण मतलब मिलाना। ठीक है, तो उसको क्या कहता है, लेंस की क्षमता बताता है। लेंस की क्षमता यानी पावर, P बराबर क्या होता है 1/f, P बराबर क्या होता है 1/f। तो f दूरी को बताता था, तो दूरी क्या होता था, मीटर हो जाएगा, इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, और मीटर ऊपर जाएगा तो क्या, मीटर इनवर्स। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स। और एक इसका प्रचलित मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, प्रचलित मात्रक डायोप्टर। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर, यानी 1 डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस क्या होता था, धनात्मक, तो उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक तो उसकी क्षमता भी क्या
धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या, ऋणात्मक, क्योंकि उसके फोकस क्या, ऋणात्मक। चलो अब जो समतुल्य जो क्षमता है लेंस की वो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से आगे निकालते जाओगे। इसको और एक्सप्लेन करना चाहोगे तो 1/f1 1/f2 1 ऐसे करके करते आगे चले जाओगे। चलिए ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, कौन सा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और अपने बोर्ड का जो है जोर शोर से तैयारी कीजिए, क्योंकि नंबर आपका एक बार मिलेगा 15 साल की तैयारी के लिए। 15 साल आप जितना मेहनत किए हैं वो एक बार आपको जो अपने घर में काबिलियत दिखाना वो एक बार दिखाने का मौका मिलेगा। तो अपने जान लगा दीजिए अपने बोर्ड में रिजल्ट देने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।